हजारों साल पहले एक जंगल के किनारे एक शांत नदी बहती थी। वहीं सोजा और उसकी छोटी बहन रोज अपने बाल अवस्था के सुनहरे पल बिता रहे थे। वो अक्सर इस नदी के किनारे खेलते और अपने पिता की कहानियों में खो जाती थी। उनके पिता एक बहादुर सिपाही उन्हें बहादुरी और न्याय की कहानी सुनाते थे। एक दिन जब वो खेल में मग्न थी तो राजा का सिपाही आया और उनके पिता को एक पत्र थमाया। सोजा और रोज ने वो पत्र लेकर अपने पिता को दिया। पत्र पढ़ने के बाद उनके पिता का चेहरा गंभीर हो गया। उन्हें तुरंत पड़ोसी राज्य के खिलाफ युद्ध में शामिल होने के लिए बुलाया गया था। उस रात उनके पिता ने उन्हें आखिरी बार गले लगाया और दोनों के पास एक गुलाब का फूल रखकर गए और कहा, ये गुलाब हमारी याद दिलाएगा, इससे कभी दूर मत होना। अगले दिन वो युद्ध के लिए निकल गए। ये गुलाब सोजा और रोज के लिए उनकी उम्मीद और पिता के लौटने का एक प्रतीक बन गया। 15 साल बीत गए। समय ने बच्चियों को युवा महिलाओं में बदल दिया। अब सोजा और रोज गुलाब के फूलों से इत्र बनाते और उनकी माँ उन्हें बाजार में बेचने के लिए ले जाती। हालांकि राज्य के युद्ध के बाद की गरीबी ने लोगों की हालत दयनीय कर दी थी। उनकी माँ ने एक दिन बताया, लोगों के पास खाने तक के पैसे नहीं है, इत्र कौन खरीदेगा। सोजा और रोज ने अपने माँ को समझाया कि अब वो खुद बाजार जाएंगी और कोशिश करेंगी। उनकी माँ पहले तो चिंतित हुई, लेकिन बेटियों के बार बार कहने के बाद वो उन्हें इजाजत दे देती है। युद्ध समाप्त हो चुका था, लेकिन उनके पिता की कोई खबर नहीं थी। सोजा और रोज ने कई बार अपनी माँ से पूछा कि उन्होंने जंगल में गुफा के पास अपना घर क्यों बनाया। उनकी माँ ने एक दिन उनके सवाल का जवाब दिया। ये गुफा पहले एक दुष्ट बोने का घर थी। वो अपने जादू से लोगों को डराता और परेशान करता था। तुम्हारे पिता ने उसे हराकर इस गुफा को खाली कराया, तब से हमने यहाँ अपना घर बनाया। उन्होंने ये भी बताया कि गुलाब के पौधे बोने को दूर रखते हैं। गुलाब की सुगंध उनके जादू को रोकती है, उनकी माँ ने कहा। दूसरी ओर गहरे जंगल में बोनों का एक समूह इकट्ठा था। उनका नेता चिंतित था। वो कहता है, हम गुफा में रहने वाले थे, लेकिन अब हमें कोई ठिकाना नहीं मिल रहा। हमें जल्दी एक नई गुफा ढूंढनी होगी। समूह ने अपनी असफलता के बारे में बताया। तब उनका नेता गर्व से बोला, अब मैं खुद इस काम को करूंगा, चाहे इसके लिए मुझे कितनी ही दूर क्यों ना जाना पड़े। बोना चलते चलते सोजा और रोज के घर के पास पहुंच गया। वहां उसे गुफा दिखाई दी जो एक समय बोनों की शरण स्थल थी। वो गुफा को देखता है और राजा के महल को भी देख लेता है। वो खुद से कहता है, ये जगह तो मेरे लिए परफेक्ट है। उसने गुफा में रहने और राजा के खजाने को चुरा कर यहाँ से जाने की योजना बना ली। अगले दिन सोजा और रोज इत्र बेचने के लिए बाजार जाती हैं। वहीं खिड़की पर खड़ा राजकुमार अपने राज्य की हालत देखकर दुखी था। वो अपने पिता राजा से कहता है, हमें अपनी प्रजा की मदद करनी चाहिए। राजा, जो अब तक दुविधा में थे, राजकुमार की बातों से सहमत हो गए। बाजार में राजकुमार अपने लोगों के बीच आता है और घोषणा करता है, राज्य के खजानों से किसानों को बीज और प्रजा को अनाज दिया जाएगा। हम सभी का कर्तव्य है कि एक दूसरे की मदद करें। उसकी बातें सुनकर बाजार में मौजूद लोग आशा और उत्साह से भर जाते हैं। सोजा रोज जो इत्र बेच रही थी, राजकुमार की ये बातें सुनकर बेहद प्रभावित होती हैं। उनके मन में राजकुमार के प्रति सम्मान और आकर्षण पैदा हो जाता है। उस दिन बाजार में सोजा और रोज का सारा इत्र बिक जाता है। खुशी खुशी घर लौटते समय रास्ते में राजकुमार के घोड़े के सामने एक आदमी आ जाता है। वो आदमी असल में भेष बदल कर आया हुआ था और वो बोनों का सरदार था। उसकी हरकत से घोड़ा बेकाबू हो जाता है। पास खड़ी सोजा आगे बढ़ती है और घोड़े को शांत करती है। ये देखकर राजकुमार हैरान रह जाता है। वो कहता है, तुमने ये कैसे किया। सोजा मुस्कुराकर जवाब देती है, बचपन से मुझे जानवरों से लगाव है, मैं उनकी भाषा समझ सकती हूँ। राजकुमार इस जवाब से और भी ज्यादा प्रभावित होता है। उस दिन राजकुमार और सोजा के बीच एक अनकही समझदारी बन जाती है। दूसरी ओर बोना अपनी चालों में व्यस्त था। भेष बदल कर वो राजा के पास पहुंचता है। वो राजा को झूठी बातें बताता है कि मैं एक व्यापारी हूँ और मेरे पास एक ऐसी विद्या है जिसमें मैं आपके खजाने को 3 गुना बढ़ा सकता हूँ। राजा, जो राज्य की आर्थिक स्थिति को लेकर चिंतित थे, इस प्रस्ताव से खुश हो जाते हैं। राजा उसे खजाने के कक्ष में ले जाते हैं। बोना खजाने को देखकर कहता है, ये खजाना बहुत कम है, लेकिन मैं इसे 3 गुना कर दूंगा। उसी समय राजकुमार अपने पिता को पुकारता है और राजा खजाने के कक्ष से बाहर चले जाते हैं। मौका देखकर बोना अपनी असली रूप में आता है। वो खजाने को अपनी जादुई पोटली में भर लेता है। जब राजा और राजकुमार वापस आते हैं तो देखते हैं कि खजाना गायब हो चुका है। वहाँ केवल एक बोने का स्केच बना होता है। खजाने की चोरी के बाद राजकुमार गुस्से में जंगल में बोने का पीछा करता है। बाद में वो उसे पकड़ ही लेता है, लेकिन बोना, जो चालाक और जादूगर था, अपनी दाढ़ी सहलाकर जादू करता है। इस जादू के प्रभाव से राजकुमार एक भालू में बदल जाता है। बोना खजाने की पोटली लेकर भाग जाता है और सोजा रोज के घर के पास पहुंचता है। वहां वो उनकी माँ को सोने के सिक्के दिखाकर कहता है, इन सिक्कों के बदले ये गुफा और घर मुझे दे दो। उनकी माँ गुस्से से कहती है, ये कभी नहीं होने वाला। बोना गुस्से में आकर अपनी दाढ़ी सहलाता है और जादू करने की कोशिश करता है, लेकिन गुलाब की झाड़ियों के कारण उसका जादू विफल हो जाता है। मैं इन झाड़ियों को काट कर ये गुफा हथिया लूंगा, वो उसी से कहता है और वहाँ से चला जाता है। भालू के रूप में बदल चुके राजकुमार जंगल में अकेले भटक रहे थे। उसकी आंखों में निराशा और दर्द साफ झलकता है।
अपने नए रूप के कारण वो खुद को पहचान नहीं पा रहा था। सबसे ज्यादा दुख उसे रोज से किए गए वादे को पूरा न कर पाने के लिए हो रहा था। उसने सोजा से कहा था कि वो पेड़ के नीचे उससे मिलेगा, लेकिन अब वो नहीं जा सकता था। उसी जगह सोजा और रोज राजकुमार का इंतजार कर रही होती हैं। समय बीतता जाता है लेकिन राजकुमार वहां नहीं आता। सोजा के दिल में बेचैनी बढ़ने लगती है। क्या वो वादा तोड़ सकता है? रोज उसे दिलासा देती है, शायद उसे कोई जरूरी काम आ पड़ा हो, वो जरूर आएगा। अगले दिन जब सोजा और रोज इत्र बेचकर बाजार से लौट रही होती हैं तो उन्हें जंगल में अजीब सी आवाज सुनाई देती है। वो आवाज की दिशा में बढ़ती है और देखती है कि एक बौने की लंबी दाढ़ी एक जगह फंसी हुई है। बोना मदद के लिए चिल्ला रहा होता है। रोज उसकी मदद के लिए आगे बढ़ती है जबकि सोजा उसे रोकने की कोशिश करती है। वो कहती है, माँ ने कहा था कि बौने दुष्ट होते हैं, हमें उनसे दूर रहना चाहिए। सोजा चेतावनी देती है लेकिन रोज कहती है हमें उसकी मदद करनी चाहिए। हर किसी इंसान में अच्छाई होती है। रोज कुल्हाड़ी से बौने की दाढ़ी को काटती है और उसे आजाद कर देती है। बोना गुस्से में इन्हें अपशब्द कहता है और अपनी खजाने की पोटली लेकर वहां से चला जाता है। बोना जो हमेशा चालाकी में लगा रहता है सोचता है कि भालू मेरे लिए खतरा बन सकता है, उसे रास्ते से हटाना होगा। उसने राजकुमार पर जादू किया था और अब उसे डर था कि वो वापस अपनी असली हालत में ना आ जाए। दूसरी ओर राजा अपने बेटे की अनुपस्थिति से परेशान है। बोना अपने भेष को बदलकर राजा के पास जाता है। वो कहता है, जब मैं जंगल में था मैंने देखा कि एक भालू ने आपके बेटे को कैद कर रखा था। अगर आप उस भालू को मार देंगे तो आपका बेटा वापस आ जाएगा। राजा जो अपने बेटे के लिए चिंतित थे तुरंत अपनी सिपाहियों और शिकारियों को भालू को मारने का आदेश देते हैं। शिकारी जंगल में भालू की तलाश शुरू करते हैं। दूसरी तरफ सोजा और रोज के घर के पास बोना फिर से आता है। वो गुलाब की झाड़ियों को काटने की कोशिश करता है लेकिन झाड़ियां उसकी जादुई शक्ति के खिलाफ होती हैं। वो हर बार विफल हो जाता है और गुस्से में धमकी देकर वहां से चला जाता है। इसी बीच भालू शिकार के तीरों से बचने के लिए जंगल में भागता है। भागते भागते उसका एक पंजा शिकंजे में फंस जाता है। दर्द से कहराते हुए वो किसी तरह सोजा और रोज के घर तक पहुंचता है। सोजा और रोज उसे देखकर हैरान हो जाती है कि ये भालू हमें नुकसान पहुंचाएगा। रोज पूछती है लेकिन सोजा उसकी दर्द भरी आंखों को देखकर समझ जाती है कि वो कोई खतरा नहीं है। सोजा और रोज भालू के दर्द को देखकर उसे अपने घर के अंदर ले जाती हैं। भालू की आंखों में दर्द और डर दोनों झलक रहे थे। सोजा तुरंत शिकंजे को निकालने के लिए उपाय ढूंढने लगती है। थोड़ी मेहनत के बाद वो शिकंजा हटा देती है और भालू के पंजे पर मरहम पट्टी करती है। भालू बेहद शांत रहता है, मानो वो उनकी मदद को समझ रहा हो। इसी बीच राजा के सिपाही और मंत्री घर के बाहर पहुंच जाते हैं। मंत्री सोजा की माँ से कहते हैं, याम भालू को पकड़ने आए हैं। राजा ने आदेश दिया है कि भालू ने राजकुमार को गायब कर दिया है। हमें आपके घर की तलाशी लेनी होगी क्योंकि पंजों के खून के निशान आपके घर तक आ रहे हैं। सोजा की माँ सिपाहियों को अंदर तलाशी लेने की इजाजत देती है। हालांकि सोजा और रोज ने भालू को सुरक्षित रूप से छुपा दिया था। तलाशी के बाद सिपाही भालू को ना पाकर माफी मांगते हुए वहाँ से चले जाते हैं। सबके जाने के बाद सोजा और रोज भालू को बाहर निकालती है। वो कहती है कि अब तुम सुरक्षित हो। भालू उनकी ओर देखता है मानो उनकी बात को समझ रहा हो। भालू धीरे धीरे ठीक हो रहा था। वो सोजा और रोज के साथ खेलता है और नाचता है। सोजा को लगने लगा था कि ये भालू कोई साधारण जानवर नहीं है। उसकी आंखों में कुछ खास था जो उसे राजकुमार की याद दिलाता था। दूर एक चट्टान से बोना इन सबको देख रहा था। उसे समझ में आ चुका था कि भालू असल में राजकुमार है। वो सोचता है कि अगर मैंने इसे अभी नहीं रोका तो मेरी सारी योजनाएं बर्बाद हो जाएंगी। सोजा और रोज की माँ कहती है अब भालू पूरी तरह ठीक हो चुका है, उसे जंगल में वापस जाना चाहिए। भालू चुपचाप उनकी बात मानकर घर से चला जाता है लेकिन जाते वक्त उसकी आंखों में एक गहरी उदासी थी जो सोजा का दिल तोड़ रही थी। भालू के जाने के बाद बोना फिर से व्यापारी के भेष में सोजा और रोज के पास आता है। वो कहता है मैंने राजकुमार को देखा था, अगर तुम उससे मिलना चाहती हो तो तुम्हें घर के सामने की गुलाब की झाड़ियों को काटना होगा। सोजा को ये बात अजीब लगती है। वो कहती है हम इन झाड़ियों को नहीं काट सकते, ये हमारे पिता की विरासत है। लेकिन बोना झूठ बोलता है, अगर तुमने इन्हें नहीं काटा तो तुम्हारी किस्मत हमेशा खराब रहेगी। रोज उसकी बातों में आकर झाड़ियों को काटने के लिए तैयार हो जाती है लेकिन सोजा उसे रोक लेती है। तभी बोना अपने असली रूप में आ जाता है। वो झाड़ियों को खुद काटने की कोशिश करता है लेकिन ये साधारण झाड़ियां नहीं थी, ये जादुई गुलाब की झाड़ियां थी जो किसी भी बुरे शक्ति को खत्म कर सकती थी। जैसे ही बोना झाड़ियों को काटने की कोशिश करता है झाड़ियों की शक्ति उसे जलाकर राख में बदल देती है। जैसे ही बोना झाड़ियों की जादुई शक्ति से राख में बदल जाता है वहाँ एक अद्भुत घटना घटती है। भालू जो जंगल में गुमसुम भटक रहा था अचानक एक तेज रोशनी से घिर जाता है। वो अपनी असली रूप में लौटने लगता है। भालू से एक राज सी आकृति उभरती है। राजकुमार अपने पूर्व अवस्था में वापस आ जाता है। राजकुमार वापस लौटते ही सोजा के पास पहुंचता है। वो उसकी ओर देखता है और कहता है मैंने तुम्हें हमेशा से अपने दिल में रखा है। जब मैं भालू था तब भी तुम्हारे लिए प्यार और दया मुझे महसूस होती थी। क्या तुम मेरे साथ अपने जीवन बिताने के लिए तैयार हो? सोजा की आंखों में खुशी भर जाती है। वो कहती है मैंने हमेशा महसूस किया था कि तुम कुछ खास हो। मेरा जवाब हाँ है। दोनों के बीच ये मिलन एक नई शुरुआत की नींव रखता है।
राजकुमार के सोजा के लिए अपने प्यार का इजहार करने के बाद वो अपने पिता राजा के पास लौटता है। राजा अपने बेटे को जीवित और सुरक्षित देखकर बेहद खुश होते हैं। वो सोजा और रोज को धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने राजकुमार को न केवल बचाया बल्कि उसकी देखभाल भी की। जल्द ही सोजा और राजकुमार की शादी की तैयारियां शुरू हो जाती हैं। पूरे राज्य में इस मिलन का जश्न मनाया जाता है। सोजा और रोज की माँ अपनी बेटियों को गर्व से देखती है। वो सोजा और रोज को एक गहरी सच्चाई बताती है। उनके पिता युद्ध में शहीद हो गए थे। मैंने ये बात तुमसे इसलिए छुपाई थी क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि तुम अपनी हिम्मत और उम्मीद खो दो, उनकी माँ कहती है। सोजा और रोज को दुख तो होता है लेकिन वो अपने पिता की बहादुरी पर गर्व भी करती हैं। दूसरी ओर बोनो का एक बचा हुआ समूह जो जंगल में एक गुप्त स्थान पर छिपा हुआ था, एक जादुई प्याले में सब कुछ देख रहा था। वो कहते हैं हमारे सरदार ने गुफा पर कब्जा करने में बड़ी गलती की, अब हमें एक नई योजना बनानी होगी। लेकिन गुफा और गुलाब की झाड़ियां अब सुरक्षित थी। सोजा और राजकुमार का मिलन इस बात का प्रतीक था कि सच्चाई और अच्छाई हमेशा बुराई पर विजय पाती ही है। कहानी का अंत एक गहरी सीख देता है। ये कहानी ये बताती है कि प्यार, करुणा और बहादुरी से किसी भी समस्या का समाधान किया जा सकता है। सोजा, रोज और राजकुमार की कहानी केवल एक परी कथा नहीं है। ये सिखाती है कि कठिनाइयों के बावजूद अगर हम सही रास्ते पर चलते हैं और सच्चाई के साथ खड़े होते हैं तो जीत हमारी ही होती है। ये कहानी गुलाब की झाड़ियों और गुफा के रहस्यों के माध्यम से प्यार, बलिदान और न्याय का महत्व दिखाती है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी कमेंट में जरूर बताइएगा और ऐसे ही मूवी एक्सप्लेनेशन देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।